यूएस इजराइल ईरान के बीच पिछले एक महीने से लगातार युद्ध चल रहा है और दुनिया इसको दूर से देख रही है। आज के टाइम पर हमारे पास हिस्ट्री की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस होते हुए भी इस युद्ध को रोक नहीं पा रही। तो सवाल ये उठता है, अगर ये युद्ध को रोक नहीं पा रही हैं तो एग्जिस्ट क्यों करती हैं? फिर सच ये है, जब यूएस इजराइल ईरान जैसे पावरफुल कंट्री आमने सामने होते हैं तो रूल्स, लॉ और सेंसेस सिर्फ एक ऑप्शन बन जाते हैं और असली पावर सिर्फ स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो इस वार को समझने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला, इजराइल और ईरान के बीच वार क्यों चल रहा है? इन दोनों देशों के बीच सिचुएशंस पहले से ऐसे थे? इन दो देशों के बीच के वार में यूएस कैसे शामिल हो गया? और अब इन तीन देशों की लड़ाई ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन गई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। Iran keeps firing wave after wave of what it Bnei Brak, Ramat Gan. All the US and Israel targeting Iranian missile capability. सबसे पहला सवाल, इजराइल ईरान के बीच क्या पहले से सिचुएशंस ऐसी थी और ये सिचुएशन वार में कैसे बदल गई? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले एक बार ईरान की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1960s and 70s, Iran was known as the Paris of the Middle East. In Tehran, fashion shows were held regularly. तो साल 1979 तक इजराइल और ईरान के बीच रिलेशन रिलेटिवली नॉर्मल था, क्योंकि 1941 से 1979 तक ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उनका ये कार्यकाल व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में ईरान में काफी डेवलपमेंट किए थे, जैसे लैंड रिफॉर्म करना, सोशल रिफॉर्म जिसमें वुमेन्स को राइट टू वोट, राइट टू ऑफिस होल्ड, राइट टू इंक्रीज मैरिज एज, राइट इन डिवोर्स, इलिटरेसी रेट को कम करना, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जैसे काम शामिल थे। ईरान एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा था और यूएस का एक स्ट्रॉन्ग एलाई भी था, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। मेनली तीन स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम थे। पहला, करप्शन बहुत ज्यादा था। दूसरा, रिच और पुअर के बीच काफी गैप था, यानी कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। तीसरा, पॉलिटिकल फ्रीडम जीरो था। तो लोगों का ये मानना था डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन आइडेंटिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम गायब हो रहे हैं, जिसके चलते 1978 से 1979 के बीच एक मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स, वर्कर, रिलीजियस लीडर इकट्ठे होने लगते हैं और इन सबका एक ही मांग था कि शाह को हटाओ। देखते ही देखते ये मास प्रोटेस्ट एक रेवोल्यूशन में बदल जाता है, जिसको ईरानियन रेवोल्यूशन या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जाता है, जिसके मेन लीडर फेस होते हैं रुहुल्लाह खामेनेई। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग जाते हैं और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं रुहुल्लाह खामेनेई। ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, ये शाह के बनाए गए पूरे सिस्टम को पूरी तरह से रिसेट कर देता है और ईरान एक मोनार्की से एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में एक ओपन राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। ईरान अमेरिका के लिए डेथ टू अमेरिका जैसे स्लोगन यूज करने लग जाता है। इजराइल को इंडिपेंडेंट नेशन मानने से इनकार कर देता है और आइडियोलॉजिकल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। इजराइल भी ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट थ्रेट मानने लग जाता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ये सिचुएशन वार में कैसे बदल गई। अगर ईरान और इजराइल के एंगल से देखा जाए तो ईरान हमेशा एंटी इजरायली ग्रुप से गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हाउदीज हो गए, जो 40 सालों से इजराइल पर अटैक करते आ रहे हैं। तो इजराइल ईरान को इन मिलिटेंट्स ग्रुप का मेन सपोर्टर समझता है और हमेशा यही प्रोजेक्ट करता है कि ईरान जब तक वीकेंड नहीं हो जाता, इन मिलिटेंट्स ग्रुप का सपोर्ट करता रहेगा और इसलिए इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इजराइल ईरान के बीच चल रहे वार का यूएसए कैसे हिस्सा बन गया? तो जो इस पूरे वार के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है उसको समझते हैं, फिर आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस पूरे वार के लिए जो जिम्मेदार एक ट्रीटी है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। सुनने में ये बड़ा ही नॉन टेक्निकल लग सकता है दोस्तों, लेकिन इसको आप बड़े ही आसानी से एक सवाल से समझ सकते हो। कौन है जो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से देश न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं और कौन से देश नहीं रख सकते? क्योंकि अगर 1974 और 1998 में अमेरिका का बस चलता तो इंडिया कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता था। तो ये डिसाइड करती है एनपीटी, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कोल्ड वार के बाद स्टेब्लिश किया गया था। इसका बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। पहला, जो नए देश हैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। दूसरा, जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है वो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कम करेंगे। तीसरा, पीसफुल पर्पज के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल पर्पज। इस ट्रीटी को 191 कंट्रीज ने साइन किया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और सूडान इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किए। इस ट्रीटी का स्ट्रांगली कहना है कि जिन देशों ने 1967 के पहले न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, ये उनको ही न्यूक्लियर स्टेट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल आता है कि ईरान ने भी इस ट्रीटी को साइन किया था, इसका मतलब है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन पर्पज के लिए यूज कर सकता है। लेकिन ईरान परमिसिबल लेवल से ज्यादा यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और ये न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे वार का यूएसए पार्ट कैसे बन गया। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, यूएसए को पूरी दुनिया की चिंता है क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर है और इसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही क्लियर है और वो नहीं चाहता कि दुनिया भर में कोई भी, खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे ताकि खाड़ी देशों के बीच बैलेंस बना रहे। तो 2025 में जब ईरान और यूएस के बीच सारे निगोशिएशन फेल हो जाते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे, उसी टाइम पे इजराइल कन्विंस हो जाता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद ही करीब है और इजराइल यूएस का सपोर्ट लेकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री साइट पर अटैक कर देता है और इस तरह से ईरान इजराइल के बीच चल रहे वार का यूएस भी हिस्सा बन जाता है। वैसे इस वार के पीछे दो और बड़े रीजन थे। पहला, यूएस को ईरान के लीडरशिप को कमजोर करना था ताकि वो इजराइल और गल्फ रीजन को थ्रेट ना कर सके। दूसरी बात, एनालिस्ट का मानना यह है कि अटैक के जस्ट पहले ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस और मैसिव प्रोटेस्ट का फेस कर रहा है, जैसे करेंसी क्रैश, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एनालिस्ट का मानना यह है कि यूएसए इजराइल ने इस सिचुएशन को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखा। मेजर एस्केलेशन तब हुआ जब इजरायली मिसाइल और यूएस बॉम्बर ने तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग पर स्ट्राइक किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर सहित कई बड़े ऑफिशियल्स मारे गए। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर कि इन तीन देशों की लड़ाई ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन गई। तो इसका एक सीधा जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक 50 किलोमीटर का नैरो सी पैसेज है और पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड इसी सी रूट से होकर जाता है और इंडिया के लिए ये सी रूट बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया का 40% इंपोर्ट इसी सी रूट से होकर आता है। अगर ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया तो कंडीशन काफी खराब हो सकता है, लेकिन ईरान ने इसको सबके लिए ब्लॉक नहीं किया है। जो भी देश अभी भी ईरान के फ्रेंड्स हैं वो इस रूट से जाने के लिए अलाउड है, जैसे इंडिया अलाउड है, चाइना अलाउड है और वहीं यूएस, इजराइल और यूरोप के लिए ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक। ईरान इस वार में लॉसिंग साइड पर है, फिर भी इन दो स्ट्रेटेजिक मूव से ईरान ये डिसाइड करता है कि किस किस को पावर मिलेगी, किस किस को नहीं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना, जिसकी बात हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। दूसरा स्ट्रेटेजिक मूव है सीज फायर के डिमांड। सीज फायर के लिए ऐसे 3 डिमांड्स को रखना जिनका फुलफिल होने का कोई चांस नहीं है, खासकर अमेरिका के सामने। लेकिन अब सवाल ये है, ये डिमांड्स फुलफिल नहीं हो सकते तो इसको रखना ही क्यों है, तो इसको वीडियो में आगे समझते। डिमांड नंबर 1, ईरान की जो गवर्नमेंट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है और यूरेनियम इनरिच है, उन सबको लीगली एक्सेप्ट करना। प्रॉब्लम यह है अमेरिका इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिमांड नंबर 2, वार में ईरान को जो भी डैमेज हुआ है उसका भरपाई करो। जनरली ये होता है वार में जो भी देश हार जाते हैं उनको युद्ध में हुए पूरे डैमेज की भरपाई करनी पड़ती है, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम जर्मनी के साथ किया गया था। लेकिन यहाँ यूएस और इजराइल ऐसा कभी नहीं करेंगे। डिमांड नंबर 3 की गारंटी दो कि फ्यूचर में कभी अटैक नहीं करोगे। ऐसा पहले भी साइन हो चुका है 2015 ज्वाइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा, जिसके बदले में ये सारे जो देश हैं वो ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, 2018 में इस प्रोग्राम से यूएस ने विड्रॉल कर लिया और यूएस अब वापस ये कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करेगा। क्योंकि आखिर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान ऐसे डिमांड कर ही क्यों रहा है जिसके फुलफिल होने के कोई चांस नहीं है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, रिजेक्शन ही तो स्ट्रेटेजी है। जब किसी के डिमांड्स रिजेक्ट होते हैं तो एक नैरेटिव सेट होता है, हम तो पीस चाहते थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे में आपको डोमेस्टिक सपोर्ट और ग्लोबल सिंपैथी मिलती है। डिप्लोमेसी ही तो बिजनेस है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। बहुत बहुत धन्यवाद।